गुड इवनिंग बच्चों। आज लेक्चर नंबर 9 करने वाले हैं हम लोग, जिसमें हम करेंगे आज क्या करेंगे, आज बोर मॉडल के ड्रॉबैक्स करेंगे, बोर मॉडल्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कुछ करेंगे, कितने तरीके के आए हुए हैं पीवाईक्यू में न्यूमेरिकल्स। और उसके बाद हम लोग करने वाले हैं थोड़ा सा एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम आज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो बोर मॉडल में आपको दो फॉर्मूला पे तो बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक है आपका एनर्जी, बोर मॉडल में दो फॉर्मूला क्या है आपके, प्राइम है। एक तो एनर्जी का फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला किसका प्राइम है, रेडियस का। याद तो सारे ही होने चाहिए, कभी कोई आया हुआ है कभी कोई आ जाता है, लेकिन एनर्जी और ये बहुत बार पूछा। एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन। और रेडियस का फॉर्मूला अगर बोलो तो क्या था, एन स्क्वायर बाई, एन स्क्वायर ऊपर चला गया, जेड नीचे आ गया, जेड स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, रेडियस में क्या है, जेड है, ठीक है। अब इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करके अगर किसी भी दो एटम की एनर्जी को कंपेयर किया जाए, दो एटम्स की अलग अलग एनर्जी लेवल को, या किसी भी एक एटम के एनर्जी लेवल को कंपेयर किया जाए, तो कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे। E1/E2 करना है, या E हीलियम बाई E हाइड्रोजन करना है, E बेरिलियम बाई E लिथियम करना है। मतलब रेशियो अगर निकालना है, कंपेयर करना है, तो उस तरीके का क्वेश्चन आप बना लेंगे। फिर दूसरी चीज, अगर रेडियस का रेशियो निकालना है, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, रेडियस के रेशियो निकाले थे, लेकिन उसमें हमने क्या लिया था, डेल्टा आर लिया था। एक ही एटम के दो शेल्स के रेडियस बोले गए थे और उनका डिफरेंस दिया था डेल्टा R1, और दूसरे एटम के लिए दो शेल्स के रेडियस का डिफरेंस दिया था डेल्टा R2, और फिर उसको क्या किया था, आपको रेशियो निकलना, ठीक है। तो बोर मॉडल से कुछ भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है। यही जो तीन फॉर्मूला है, इनको ही क्या करेंगे, इनको ही क्या करेंगे, घुमा फिरा के देंगे। कभी डिफरेंस बोलेंगे, कभी एडिशन बोलेंगे, कभी जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन उसमें लगवा सकते हैं, उसके हिसाब से क्वेश्चन आपका बनेगा। फिर उसके बाद एक फॉर्मूला यहाँ पे बहुत काम आता है कि अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए है n इज इक्वल टू 4 से आता है इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 पे, मतलब शेल नंबर 4 से कहां पे आ रहा है, शेल नंबर 1 पे आ रहा है। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि आपको एनर्जी क्या होगी, बाहर निकलेगी। एनर्जी क्या होगी, बाहर निकलेगी। क्यों, क्योंकि आपको बताया था कि न्यूक्लियस के पास ये n इज इक्वल टू 1 है, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे शेल्स की एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। शेल की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि यहाँ पे एनर्जी ज्यादा होगी और यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, कम होगी। कभी भी अगर आपको एमिटेड रेडिएशन का वेवलेंथ निकालना है, कि जो रेडिएशन एमिट हो रहा है, एटम जो रेडिएशन एमिट कर रहा है उसका वेवलेंथ निकालना है, तो आप सीधे सीधे क्या फॉर्मूला लगाओगे, लैम्डा इज इक्वल टू लगा दोगे सीधे सीधे डेल्टा ई बाई एच सी। डेल्टा ई बाई एच सी। डेल्टा ई क्या लोगे, डेल्टा ई हमेशा ले लो ई हाइयर माइनस ई लो, ई हाइयर माइनस ई लोअर। जहां से भी इलेक्ट्रॉन, जिस तरफ भी जब लैम्डा निकालना है तो क्या ध्यान देना है, जिस तरफ से भी इलेक्ट्रॉन जहां पे भी जा रहा है, हाइयर टू लोअर कर दीजिए, तो आपको प्लस माइनस की भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। हाइयर का मतलब क्या है, जहां पे एनर्जी ज्यादा है उसमें से एनर्जी लोअर वाले की माइनस कर दीजिए। तो आप जब हाइयर टू लोअर माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा सीधे सीधे लेफ्ट। क्लियर है बात। लास्ट टर्न पे कुछ हो सकता है इधर उधर कराया होगा, तो उसमें माइनस प्लस की डिफिकल्टी आएगी। हाँ हाँ, तो बात तो एक ही है ना।
अच्छा अच्छा, ये लैम्डा का फॉर्मूला लिखा दिया ऐसा। डेल्टा ई है ये एच सी बाई लैम्डा सीधे सीधे, तो लैम्डा क्या आ जाएगा, एच सी बाई डेल्टा ई, यही तो आएगा, यही तो लिखवाया अभी भी। अच्छा उल्टा लिखवा दिया हो, नहीं नहीं वही सही है भैया। मक्खी नहीं है ये, मक्खी भी है क्या यहाँ पे, कहाँ, नहीं नहीं अब नहीं है। लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया अब, ये है, अरे यार, अच्छा इसी वजह से जब मैं लिख रही हूँ तो वो कभी कभी नहीं है चल रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। अब एनसीईआरटी से इससे एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। 5 से 2 वाला करा दिया था लास्ट टर्न पे, कौन सा क्वेश्चन कराया था? एनर्जी वाला कोई क्वेश्चन नहीं कराया था? रेडियस का कराया था, लैम्डा का कोई क्वेश्चन नहीं कराया, लिख लीजिए एक क्वेश्चन कर लीजिए। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, लिख दो, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, एंड वेवलेंथ associated with transition n is equal to 5 to n is equal to 2। वेवलेंथ भी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, ट्रांजिशन का मतलब कहां से कहां जा रहा है, 5 से किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, निकालिए। फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, वेवलेंथ भी, तो पहले फ्रीक्वेंसी निकालिए फिर वेवलेंथ, या वेवलेंथ निकालिए। जी जी, हम्म 6.6 10 raised to power minus 34, 6.6 H की हाइड्रोजन का है, एटम कौन सा लिया है, यही आ रही है वैल्यू, आ गई। लैम्डा किस में आ रही है, क्या लगा दिया तुम लोगों ने, नहीं निकालो निकालो, आराम से कर लो, आराम से, हड़बड़ी नहीं है, आराम से कर लो। 13.6 वाला जो फॉर्मूला लगाते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, उसको जूल में करना पड़ेगा। हाँ निकल गई, वेवलेंथ कितनी आई, ये तो नहीं आ रही है यहाँ पे, हाँ
हो गया है तुम लोगों को? पहले डेल्टा ई निकाल ले, डेल्टा ई निकाल ले। डेल्टा ई कैसे आएगा? ई हाइयर माइनस ई लोअर। पांचवें शेल की एनर्जी ज्यादा होगी, दूसरे सेल की कम होगी। -13.6। यहाँ पे क्या लगाओगे? जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन का केस है, और एन स्क्वायर कितना हो गया? 5 का स्क्वायर। फिर बीच में -1 पहले से है, और 2 का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, कितना आ गई वैल्यू? ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, है ना? बोलो बोलो, कोई दिक्कत है? 13.6 कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा? 1/4 माइनस 1/25, यही आ जाएगा। यस और नो? सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन बड़ी हो रही हो। 13.6 और यहाँ पे क्या ले लिया? 100, इसका वो ले ले एलसीएम, तो ये आ गया आपका 13.6, 21/100। ये आ गई वैल्यू, डिफरेंस ये आ गया। ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है ना। अब इसको जूल में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमको किस में लेनी है? वो वाली जो HC लेंगे वो हम किस में लेंगे? जूल में लेंगे। तो इसको जूल में कन्वर्ट कर दें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो वैल्यू होती है उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या था? 13.6 इंटू 21 डिवाइडेड बाई क्या था? 100। और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जूल में आ जाएगी एनर्जी। जूल में आ गई एनर्जी। अब क्या करना है? अब सीधे सीधे कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये वाला, लैम्डा इज इक्वल टू SC बाई ये फॉर्मूला कल लिख पा रहे थे। हाँ, SC बाई डेल्टा E लगा देते हैं। H कितना है? 6.6 भी अगर ले ले। C कितना लेते हैं? डेल्टा E है, हो गया। ये 100 कहाँ चला जाएगा? 100 ऊपर जाएगा, यस और नो? या इसको 0.21 कर लो। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको जरा सा। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्या? मैंने ज्यादा कर दिया? आप लोग छोटा करते हो इसको, कैलकुलेशन को? नहीं नहीं, कई लोगों को काटना पीटना ज्यादा अच्छा आता है, पीटते ज्यादा अच्छा ढना। हाँ, ये उड़ा दिया, है ना? यहाँ 30 करके ये उड़ा दिया डेसिमल, इसको 10 कर दिया, इसको 3 7 या 21 कर दिया, है ना? अब ऊपर क्या आ गया? ऊपर आ गया 660 और नीचे क्या आ गया? 13। 136 मल्टीप्लाइड बाई 7। मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा आपको। और ये क्या हो गया? -34 और 8 क्या आएगा? 8 और 19 27। और हाँ 27, और ये -34 है तो कितना आ जाएगा? -7। ये अपना किस में आ रहा है? मीटर। अब सॉल्व करो इसको। अब इतना भी हमसे ही कराओगे क्या? इनका तो आंसर आ रहा है, कितना इनका आंसर आ रहा है? ये 6.626 पूरा एग्जैक्ट ले रहे हैं, तो इनका आंसर आ रहा है 434 नैनोमीटर। हाँ तो वो तो 1.6 आ रहा है।
नहीं 1.6 का वहां पर लिखना है 1.6 हो गया। अच्छा हमने उड़ा दिया, छोड़ दिया, तो बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? अब इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा आपको। किसी का आ गया, लैम्डा निकला किसी का? ये मीटर में आ रहा है अभी तो, वो नैनोमीटर में है, वो तो कन्वर्ट कर लेंगे, वो इशू नहीं है। क्या क्या भेजूं मैं? ऑनलाइन में किसी का आंसर आया, सॉल्व किया किसी ने पूरा? कैलकुलेशन है बस, प्रोसेस इजी है। मैं करके एग्जैक्ट देख लेती हूँ कि है क्या, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम लोग करो, क्या सॉल्व करो, बातें क्यों कर रहे हो ही नहीं रहा। तो मल्टीप्लाई तो आपने ही करना पड़ेगा ना। आपने हमें वो आगे भी सेट करना 27 था तो वहां पे 7 कैसे आया? कहाँ पे 21 था? सॉरी 21 था। 19 पावर 21। हाँ तो इसको 30 बनाया, इसको 300 बनाना चाहिए था ना, 30 क्यों बनाया मैंने? 300 बनाना चाहिए था, 2 डेसिमल, एक 10 और ऐड कर लो। चल अभी ठीक है। हाँ वो तो कर लेंगे, अभी तो करो तो आगे, मुद्दे की बात तो नीचे वाला सॉल्व करना है ना। हाँ गार्गी क्या कह रहे थे आप? अभी अपने जो लैम्डा की वैल्यू बताई 6.91 10⁻14 आ रहा है फ्रीक्वेंसी 660। तुम लोग मेरा मुंह देख रहे हो और सॉल्व नहीं कर रहे हो। हमें पेपर थोड़ी देना है, हमारे पास तो ये, हम तो सॉल्व करके अभी आपको बता देंगे। नहीं, कहीं कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर बस टीचर यूज कर सकते हैं, वो भी आइडियली नहीं करनी चाहिए। वैल्यू आ रही है ये वाली 660 डिवाइडेड बाई 1523.2। हाँ मल्टीप्लाई, ये 10⁻⁻6 हो जाएगा, है ना? क्यों? हाँ अभी हमें डिवाइड करना है ना, अब डिवाइड करो। मीटर मीटर, ये मीटर में आ रहा है, बाद में आपको नैनोमीटर में कैलकुलेट करना। अब 660 डिवाइडेड बाई 1523 है, 23.2, ये आ रहा है यहाँ पे आंसर 0.433। ये वैल्यू आ रही है, देखो ध्यान से देखिए। अब ये 433 मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁻⁻9 बन जाएगा, ये मीटर में है ना? और नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻9 उड़ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 433 नैनोमीटर। क्या? तो हमने वैल्यू थोड़ी सी वैसी ली है ना, अप्रोक्सीमेट हो जाए। 6.28 वाली पूरी लोगी, 6.62 वाली लोगे तो पूरी में तो फिर पूरा है। फॉर्मूला इजी है बट कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है, एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। इसीलिए तो बार बार कह रही हूँ कैलकुलेट करो। यहाँ ये तो मैंने कैलकुलेटर से कर दिया ना, आपको क्या करना पड़ेगा, वहां करना ही पड़ेगा।
लैम्डा आ गया तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, लैम्डा आ गया तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। जी 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। तो 1 मीटर में कितने नैनोमीटर हो जाएंगे? कहाँ? अच्छा ये मीटर में आ रहा था। होता तो यही है, ये तो याद है मुझे, अभी इतना नहीं, इतना यूनिट में नहीं भूली हूँ, अभी इतनी याददाश्त मेरी कमजोर नहीं हुई है, नहीं। नैनो लग गया तो आपको क्या लगाना है? 10⁻⁹ है ना, लिखा हुआ सीधे सीधे। वन किसी के साथ भी नैनो लगा दिया आपने तो क्या कितना आ जाएगा? 10⁻, जैसे हमने लिख दिया 1 नैनो सेकेंड, तो इसका मतलब 10⁻⁹ सेकेंड। नैनो लगा दिया तो क्या आ गया? 10⁻⁹। तो यूनिट तो मुझे इतनी याद है, ऐसे आप गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। चलिए तो अब कर लेंगे मतलब ऐसा सवाल, ठीक है। अब बोर मॉडल में और भी कुछ बातें कर लेते हैं हम लोग। वो तो निकाल, अब फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल लोगे दाता प्रभु, अब तो निकाल लोगे। एनर्जी निकालने के लिए बता दिया गया, मोमेंटम निकालने के लिए बता दिया गया आपको, फिक्स्ड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो बता दिया गया। अब आपको क्या करना है? हाइड्रोजन की एनर्जी निकालनी है, और हाइड्रोजन की एनर्जी शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4 तक कम से कम याद रखनी है आपको हाइड्रोजन की एनर्जी। तो हाइड्रोजन के लिए अगर हम लोग निकाले एनर्जी चारों शेल का, तो देखिए क्या क्या वैल्यू आती है हाइड्रोजन के लिए, तो कम से कम याद रखो, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या आएगी? काम आएगी। तो हम किसके लिए निकाल रहे हैं? हाइड्रोजन के लिए एनर्जी निकाल रहे हैं। सबसे पहले शेल नंबर 1 की बात कर लो। शेल नंबर 1 में एनर्जी क्या बन जाएगी? ये क्वेश्चन नहीं है, याद करना है आपको डेटा, है ना। Z²/n², यही तो फॉर्मूला लगाएंगे। शेल नंबर 1 है तो वैल्यू क्या होगी? Z क्या होगा हाइड्रोजन के लिए? 1, और आपका N क्या हो जाएगा? 1। तो पहले शेल में इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसकी एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पहले शेल की वैल्यू। अगर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन में अगर आपका इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 2 में है तो एनर्जी क्या होगी? ये डेटा निकाल हम रहे हैं इस फॉर्मूला से, लेकिन सबको क्या होना चाहिए? ये वैल्यू याद होनी चाहिए, ये काम आएगी अभी क्वेश्चंस में हमारे। तो 4 से डिवाइड कर दोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलो जल्दी। माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत? शेल नंबर 3 में जाओ, उस पे एनर्जी निकालो इसकी हाइड्रोजन के केस में, तो नीचे किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको? 9 से। अब 9 से डिवाइड कर दो, इसमें कितना आएगा वैल्यू? देखो देखो माइनस में 1.51 आ रही है क्या? 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
हाँ, शेल तो बहुत सारे होते हैं। शेल कितने होते हैं? इनफाइनाइट। घूम बोर रदरफोर्ड ने क्या बताया? इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ्स हैं, इनफाइनाइट सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, किसी में भी घूम सकता है इलेक्ट्रॉन। बोर ने क्या बताया? सब में नहीं घूमेगा, ऐसे में घूमेगा जिसमें उसकी एनर्जी क्या होगी? फिक्स होगी, मोमेंटम क्या होगा? फिक्स होगा। शेल नंबर 4 का कैलकुलेट करिए जल्दी से। ये चार डेटा याद होने चाहिए आपको। -13.6, -3.4, -1.51। 8 आ रही है। कितने से डिवाइड करना होगा आपके पास? हाँ हाँ, 2 डिजिट तक निकाल दो बस। शेल नंबर 4 में निकाल लीजिए। E4 अगर इसको बोल दें तो कितने से डिवाइड कर रहे हैं? 16 से। 16 से कर लीजिए, कितना आ रहा है? ये डेटा याद रहेगा। अब देखो E1 में कितना था? -13.6। E2 में कितना हो गया? -3.4। यानी कि माइनस में वैल्यू कम हो रही है। माइनस में वैल्यू कम होने का मतलब ओवरऑल में वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है ना? जैसे जैसे शेल बढ़ रहा है वैसे वैसे एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। इनफाइनाइट पे अगर चले जाओगे, शेल नंबर किस पे जा रहे हो? इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट पे जो एनर्जी हो जाती है वो जाके हो जाती है 0। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री। अभी कितनी थी? माइनस में थी वैल्यू, अब क्या हो गई? 0। फिफ्थ में नहीं, इनफाइनाइट ने बोलना है, फिफ्थ में कहाँ बोलना है? फिफ्थ मैंने वर्ड बोला जबरदस्ती अपने मन से। इनफाइनाइट बोला है ना, शेल नंबर इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कोई भी एटम लो, एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी? इंक्रीज करेगी। कोई भी आप शेल ले, कोई भी एटम ले लीजिए, उसमें एनर्जी धीरे धीरे क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। अब बोर मॉडल के बात करते हैं हम लोग। बोर मॉडल के बाद क्या क्या चीजें थी वो तो इन्होंने बता दिया। अब ड्रॉबैक्स पे बात कर लेते हैं, ठीक है? चलो, या पहले पढ़ो स्पेक्ट्रम। पहले पढ़िए, एक अच्छा सा सस्ता सुंदर टिकाऊ क्या है? टॉपिक है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम पहले स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं ना, उससे ही रिलेटेड है उसके टॉपिक। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? देखो, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कलर्स का पैटर्न। क्या होता है? कलर्स का पैटर्न ऑफ कलर्स कह सकते हैं। ठीक, हम यहाँ पे बात करेंगे। वैसे अगर स्पेक्ट्रम की बात करो, जैसे मान लीजिए कि आपने प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, लाइट में, तो क्या बात करते हैं कि यहां से अगर व्हाइट लाइट गई, व्हाइट लाइट जाती है तो क्या होता है? डिस्पर्सन होता है। डिस्पर्स हो जाएंगे, और डिस्पर्स होंगे तो क्या होंगे? कई सारे 7 कलर्स में आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, निकल जाएंगे। डिस्पर्जन इसी को बोलते हैं, है ना? विबज्योर सबको याद होगा, कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे कोई हम स्क्रीन लगा दें, क्या लगा दें? स्क्रीन लगा दें, तो स्क्रीन पे हम ये 7 कलर्स देख सकते हैं। 7 कलर्स का पैटर्न मिल सकता है हमको। इस पैटर्न को हम स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ठीक।
अब यहाँ पे ये स्पेक्ट्रम की बात क्यों आई, ये तो प्रिज्म की बात हो रही थी, ये सब चीजें हो रही थी, यहाँ पे स्पेक्ट्रम की बात क्यों आई? देखो, स्पेक्ट्रम को मेजर करने के लिए, देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं हम स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोग्राम कह सकते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर लगाते हैं। ठीक, चीज क्या है, बोला जाता है कि अगर आपने जैसे नाइट्रोजन एटम ले लिया, नाइट्रोजन गैस ले ली, हाइड्रोजन गैस ले ली, हीलियम ले लिया, नियॉन ले लिया, अलग अलग अगर एलिमेंट आप लेते हो, अलग अलग एटम लेते हो, उसको आप हीट अप करते हो, क्या कर दो, उसको हीट अप कर दो, अलग अलग ग्लास ट्यूब में उसको लेकर के आपने उसको हीट अप कर दिया। मान लीजिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज फ्लो करा के, जैसे डिस्चार्ज ट्यूब में था, इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज फ्लो कराया आपने और उसको हीट अप कर दिया, गर्म कर दिया उस गैस को। गैस को आप जब गर्म करते हो तो होता क्या है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो जो एटम होते हैं उन एटम्स को उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है बाहर से। तो आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को कभी भी एब्जॉर्ब करता है तो आपको क्या सिखाया था कि एनर्जी अगर एब्जॉर्ब करेगा तो लोअर लेवल से कहाँ चला जाएगा, हायर लेवल। अगर एमिट करता है तो हायर टू लोअर आता है, लेकिन अगर एनर्जी उसको बाहर से मिलती है, एब्जॉर्ब करता है वो, तो लोअर से कहाँ चला जाता है, हायर में चला जाता है। ठीक, अब क्या होती है, बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे बहुत सारे ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है कि उनको किस में रहना है, बेसिक जो एक नॉर्मल लेवल होता है लिविंग स्टैंडर्ड, उसी में रहना है। उनको आप कितने भी हाई फाई में ले जाके फेंक दो, रख दो, वो क्या करेंगे वो फिर धीरे धीरे उनको कितना भी आप पैसा दे दीजिए, वो नॉर्मल लिविंग ही रखेंगे अपनी। ठीक, तो ज्यादातर लोगों का ऐसा ही होता है। एटम के केस में क्या होता है, या किसी मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है, जब उसको एनर्जी मिलती है तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, मतलब पहले अपनी ग्राउंड स्टेट में था, अब कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाकर के काफी टाइम तक बैठा नहीं रहता, एक्साइटेड स्टेट उसकी अनस्टेबल स्टेट होती है, वहां से वो फिर से नीचे वाले लेवल पे उतरना चाहता है, ग्राउंड स्टेट पे आना चाहता है। मुद्दे की बात क्या है, उसको कहाँ आना है, फिर से नीचे लेवल पे आना है, ग्राउंड स्टेट पे। तो एनर्जी उसने अब्सॉर्ब की थी, अब क्या करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा, बाहर निकालेगा, जो एब्सॉर्ब किया था अब एमिट करना शुरू करेगा। एमिट करेगा तो एनर्जी जब एमिट कर रहा होगा, रेडिएशंस जब निकल रहे होंगे डिफरेंट वेवलेंथ के, उसको अगर आप स्पेक्ट्रोमीटर पे ले लीजिए, तो स्पेक्ट्रोमीटर पे अगर आप लोगे तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का पैटर्न मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का पैटर्न मिलेगा। अगर ये जो वेवलेंथ के पैटर्न होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, उसमें से केवल एक रेंज होती है जिसको बोलते हैं विजिबल रेंज, मतलब एक सर्टेन वेवलेंथ है, जैसे लगभग लगभग 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक की जो वेवलेंथ है, अगर वो वेवलेंथ होगी तो उसको हम लोग देख सकते हैं, वो विजिबल आपको होगी। अदरवाइज आपको क्या है, वो दिखेगी नहीं, स्पेक्ट्रोमीटर में उसके अकॉर्डिंग लाइन दिखेगी, उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग लाइन दिखाई देगी। तो इस तरीके के लाइन वाले पैटर्न हमें दिखाई देते हैं, जो वेवलेंथ वो एमिट करेगा उसके हिसाब से लाइन आपको दिखाई देगी। तो वो जो स्पेक्ट्रोमीटर पे हमको पैटर्न मिलता है दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये भी क्या था, जो कलर्ड पैटर्न मिलता है इसको भी हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम, और जो एटम से मिलता है उसको भी हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में भी हम लोग कई तरीके के स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, एक को बोलते हैं हम लाइन या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, एक को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक को हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम, एक को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अभी जो मैंने आपको डिस्कस किया वो कौन सा स्पेक्ट्रम था, एमिशन स्पेक्ट्रम, जिसमें एटम को हीटअप किया तो उसने एनर्जी ली, हाई लेवल पे गया, फिर लोअर लेवल पे ग्राउंड स्टेट पे आने के लिए एनर्जी को उसने कुछ वेवलेंथ को एमिट किया, जो वेवलेंथ का रेडिएशन वो एमिट करेगा वो स्पेक्ट्रोमीटर पे हमें दिखाई देगा, उस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम। अगर ये व्हाइट लाइट लेते हो आप, ये डिस्पर्जन होता है इन कलर्स का,
तो आपको यहाँ पे अगर स्पेक्ट्रोमीटर लगा दो तो कलर्स का एक पैटर्न मिलेगा। ये जो कलर्स का पैटर्न मिलता है इसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और क्योंकि ये हमको आंखों से दिखता है इसलिए हम इसको विजिबल स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं, या स्पेक्ट्रम की विजिबल रेंज भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से थोड़ा सा एक पिक्चर देखिए, एक डायग्राम देखिए, उसके बाद पूरी चीज को और एक्सप्लेन करते हैं और फिर आपको, कौन बोला फिर छुट्टी हो जाएगी? छुट्टी क्यों हो रही है? कुछ पढ़ना है, सीखना है, या छुट्टी करवानी है बस? क्या आप, मैंने कई बार बोला है ना, आप लोग क्या करिए, थोड़े बड़े हो जाइए। क्या होना है आपको? क्या बनना है आपको? वो इसी पे डाल दिया मैंने। अब क्या करें इसको? अभी ठीक है? अब देखो इस पिक्चर को, देखो ध्यान से, जरा समझो। ये पहले वाले इस डायग्राम को देखते हैं। इसमें अगर देखो आप ध्यान से तो इधर रेड है, विबज्योर दिखाई देगा आपको, वॉयलेट, इंडिगो, फिर उसके बाद येलो आ गया, ग्रीन आ गया, रेड आ गया, ये पैटर्न आपको दिखाई देगा। ये भी एक स्पेक्ट्रम है। इस स्पेक्ट्रम में अगर आप ध्यान से देखें तो जितने कलर आपको दिखा, जैसे रेड कलर है तो रेड की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, वायलेट है तो उसकी एक वेवलेंथ है, ग्रीन है तो उसकी एक वेवलेंथ है, ब्लू है तो उसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है। अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग कलर हमें दिखाई देगा। लेकिन इस स्पेक्ट्रम की खास बात क्या है कि जैसे यार रेड है, रेड और येलो के बीच में कोई स्पेसिफिक बाउंड्री लाइन नहीं दिख रही है आपको। कलर कैसे दिखाई दे रहे हैं? एक दूसरे में मर्ज दिख रहे हैं, कोई फिक्स बाउंड्री लाइन नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ रेड है फिर उसके बाद ऑरेंज आएगा फिर येलो आएगा और उनके बीच में कोई बाउंड्री लाइन होगी। जब इस तरीके की कलर आपको पैटर्न इस तरीके का दिखाई दे जिसमें कलर्स के बीच में कोई बाउंड्री लाइन नहीं हो, स्पेसिफिक कलर्स आपके मर्ज हो रहे हो, रेड है, ऑरेंज है, तो इधर रेड है इधर ऑरेंज है और बीच में एक पोर्शन ऐसा भी दिख रहा है जिसमें ऐसा लगेगा रेड ऑरेंज का मिक्सचर है। तो ऐसा जो स्पेक्ट्रम होता है जिसमें वेवलेंथ के बीच में या कलर्स के बीच में कोई स्पेसिफिक बाउंड्री लाइन नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। इसमें कोई बाउंड्री लाइन आपको दिखाई नहीं दे रही। ठीक। उसके बाद ये देखो नीचे वाले स्पेक्ट्रम को अगर देखें, ये तो कंटिन्यूअस था, ये ऊपर वाला। अब अगर नीचे वाले को देखो आप ध्यान से, इसका यहाँ पे क्या था, कोई स्पेसिफिक बाउंड्री लाइन नहीं थी। कंटिन्यूअस है। ठीक। ये तीसरे वाले को देखिए, एमिशन। एमिशन में आपको क्या दिख रहा है? एमिशन में अगर देखो तो आपको पूरा ऐसा ब्लैक एक पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा है। एक पूरा पोर्शन क्या दिख रहा है? ब्लैक स्ट्रिप दिख रही है स्पेक्ट्रोस्कोप पे, और उसमें आपको कुछ पर्टिकुलर कलर्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो रेड दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ब्लू काइंड ऑफ दिख रहा है, यहाँ पे पर्पल काइंड ऑफ दिख रहा है। चार दिख रहे हैं आपको, देख रहे हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या दिख रहे हैं? चार कलर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये चार कलर कैसे मिलेंगे अगर ध्यान से देखो। ये मान लो हमने कोई गैस ले ली, इसका सैंपल ले लिया,
इसको हमने क्या किया, हीट अप किया। हीट अप कैसे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कंडक्ट करा रहे हैं इसमें, हाई वोल्टेज। इसके जो गैस के मॉलिक्यूल थे वो पहले किस में टूटे, एटम्स में टूट गए। फिर एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, अपने ग्राउंड स्टेट से किस स्टेट में चले गए, एनर्जी एब्जॉर्ब किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और कहाँ पे चले गए, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले गए। ठीक, एक्साइटेड स्टेट में थोड़े टाइम के लिए रहे और फिर उसके बाद उनको कहाँ पे आना है, ग्राउंड स्टेट पे आना चाहते हैं। ठीक, अब ग्राउंड स्टेट पे आना चाहते हैं तो अलग अलग कलर के बैंड, जो अलग अलग कलर की लाइंस मिल रही हैं, डिफरेंट जो लाइंस मिल रही हैं इसके बीच में, वो क्यों मिल रही हैं, देखो ध्यान से प्रोसेस को समझना। लिखवा सारा देंगे लेकिन पहले क्या समझना है, प्रोसेस के एमिशन में हो क्या। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन किसी लोअर लेवल पे था, मान लो इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 पे था, यहां से चला गया इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 5, कहां चला गया, n इज इक्वल टू 5, यहां पे इसने कर लिया एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, बाहर से इसको एनर्जी मिल गई, हीट कर दिया गया, इसने 5 पे चला। ठीक, अब 5 के बीच में अगर देखो तो यहाँ n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 भी होगा, n इज इक्वल टू 3 भी होगा, n इज इक्वल टू 4 भी होगा, n इज इक्वल टू 5 तो है। ठीक, 5 से मान लो इसको ग्राउंड स्टेट पे आना है तो 5 से ये ऐसा भी कर सकता है कि 5 से पहले 4 पे आए, 4 से फिर 3 पे आए, 3 से फिर 2 पे आए, फिर 2 से फिर 1 पे आए, ऐसा कर सकता है। ऐसा भी कर सकता है कि 5 से ये 4 पे आए और 4 से सीधे 1 पे आ जाए, ये पॉसिबिलिटी भी है इसको। 5 से ये 3 पे आए और 3 से सीधे 1 पे आ जाए, ये पॉसिबिलिटी भी है। 5 से 4 पे आ जाए, 4 से 3 पे आ जाए, 3 से सीधे 1 पे आ जाए, है ना, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को दिखाई दे रही है। ये भी हो सकता है कि 5 से सीधे 2 पे आ जाए, 2 से फिर 1 पे आ जाए, 5 से सीधे 1 पे भी आ सकता है सीधे से। तो कई सारी पॉसिबिलिटी है। जैसे जैसे जिस शेल में ये नीचे आएगा ये अपने अंदर से एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा, और जिस भी एनर्जी की वैल्यू को एमिट करेगा उसके हिसाब से वेवलेंथ बनेगी, उसके हिसाब से वो रेडिएशन बनेगा। और वेवलेंथ रिलेटेड होता है फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी रिलेटेड होती है कलर के पैटर्न से, कलर से रिलेटेड होती है। तो जिस हिसाब का वेवलेंथ एमिट होगा उसी के हिसाब से फ्रीक्वेंसी होगी, उसी के हिसाब से क्या होगा, वेवलेंथ बनेगी, और उसी हिसाब से अलग अलग कलर की लाइन स्पेक्ट्रम में दिखाई देंगी, एमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर है बात। अब अगर ये हाइड्रोजन का केस था, ध्यान से देखना, अभी हमने कैलकुलेट किया था हाइड्रोजन के लिए एनर्जी, हाइड्रोजन के लिए एनर्जी हमने कैलकुलेट की थी, यहाँ पे कितनी एनर्जी थी, 1 पे इतनी थी, 2 पे कितनी थी, -3 पे कितनी थी, 0.85 थी या 51, और 4 पे थी 0.85। ठीक, मान लो 4 से आता है 3 पे तो एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा, अगर 4 से 3 पे आता है, किस पे आता है, 4 से, ध्यान से समझना, 4 से 3 पे आता है तो एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा ई। क्या बताया, ई हाइयर माइनस ई लोअर का, हाइयर कितना है, -0.85, ध्यान से समझो, माइनस लोअर किस पे आ रहा है, वो
इस पे आ रहा है -1.5, तो डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस निकालो जरा, 1.5 1 में 0.65 जो भी हो, कितना आ गया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर वेवलेंथ अब की बार निकालोगे तो वेवलेंथ इसके हिसाब से निकलेगी, HC में इस वैल्यू को डिवाइड करोगे ये वाली वैल्यू को, यस और नो, तो कुछ वेवलेंथ की वैल्यू आएगी। अब अगर आप शेल चेंज कर देते हो, अभी हमने कहां से कहां पे लाए इलेक्ट्रॉन को, हम कहां से लाए थे 4 से 3 पे लाए, मान लो 4 से सीधे 1 पे ले आए, तो क्या डिफरेंस आएगा देखो, अगर सीधे अलग अलग कलर क्यों आ रहे हैं, अलग अलग कलर के एमिशन लाइन क्यों आ रही है, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 4 से 1 पे आता है इलेक्ट्रॉन, तो N4 पे एनर्जी कितनी होती है, E4 कितनी थी, अभी निकाली थी तुम लोग, और E1 पे एनर्जी कितनी थी, डिफरेंस कितना आ जाएगा, E4 माइनस E1 कर दो, इसका डिफरेंस आ जाएगा 12 पॉइंट, हाँ बोलो बोलो, ये डिफरेंस आ गया। अब अगर 4 से 1 पे जा रहा है इलेक्ट्रॉन और आपको क्या चाहिए, वेवलेंथ चाहिए, तो वेवलेंथ अब आप कैसे निकालोगे, अब आप वेवलेंथ कैसे निकालोगे, SC बाई डेल्टा ई से। अब डेल्टा ई की वैल्यू क्या रखोगे, 12.75, पिछले वाले केस में डेल्टा ई की वैल्यू क्या रखी थी आपने, 0.66 रख रहे थे, है ना, माइनस में आ रहा था, नहीं प्लस में आएगा, प्लस में आएगा ना, ये बड़ी वैल्यू हो गई ना, ठीक है कोई बात नहीं, प्लस में आएगा 0.66, नीचे आएगा, HC से किसको डिवाइड कर रहे हैं, क्या डिफरेंस ले रहे हैं ना, जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी ले रहे हैं, बड़ी में से छोटी ले रहे हैं, इसीलिए आपको फॉर्मूला सीधे क्या लिखा दिया, हायर माइनस लोअर ही लिखा दिया, जिससे आपको माइनस प्लस की दिक्कत ना। तो पहले हमने लैम्डा निकाला किसके हिसाब से, HC बाई डेल्टा ई रखा, डेल्टा ई 0.66 रखेंगे, जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरे केस में अगर हम किससे आ रहे हैं, 4 से 1 पे आ रहे हैं, तो SC बाई 12.75 रख रहे हो। तो आप देखो अलग अलग शेल पे अगर ट्रांजिशन हो रहा है अलग अलग, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है, मतलब अलग अलग एनर्जी वो एमिट करेगा, अलग अलग एनर्जी एमिट करेगा तो अलग अलग वेवलेंथ होगी, अलग अलग वेवलेंथ होगी, तो अगर स्पेक्ट्रोस्कोप में देखोगे तो अलग अलग कलर की क्या आएगी, लाइन आएगी, ठीक। दूसरी चीज, ये स्पेक्ट्रम आपको ऐसा क्यों नहीं दिखा, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, देखो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जैसे मान लो 400 नैनोमीटर की मिल रही है ना वेवलेंथ, तो 401 की भी मिलेगी, 402 की भी मिलेगी, 403 की भी मिलेगी, 404 की भी मिलेगी, 405 की भी मिलेगी, लगातार सारी वेवलेंथ मिल रही है कंटिन्यूअस। लेकिन एटम के केस में ऐसा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देखने को नहीं मिलता है, एटम में हमको या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा। ये ब्लैक ब्लैक पैटर्न बीच में क्यों आ रहे हैं, ये एनर्जी का गैप है, आपको यहाँ पे कोई सर्टेन फिक्स वेवलेंथ आई, फिर उसके बाद यहाँ पे कोई दूसरी वेवलेंथ आई, इनके बीच में एक पर्टिकुलर गैप है, ऐसा नहीं है कि लगातार मिलेगा। मान लो आपको 300 नैनोमीटर मिल रहा है तो 301 नहीं मिलेगा, फिर 300 के बाद कुछ गैप आएगा, फिर दूसरा कलर मिलेगा, फिर कुछ गैप आएगा, फिर दूसरा कलर मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एनर्जी लेवल के बीच में एनर्जी का अच्छा खासा डिफरेंस है। तो सेकेंड वाले का क्या, इसका ये दूसरी चीज है, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी, ये एब्जॉर्प्शन अलग चीज है। इसमें पहले क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कराते हैं किसी मटेरियल में,
कुछ कुछ इसी तरीके की बात है लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन में देखने में क्या डिफरेंस होता है कि इसमें ब्लैक पट्टी होगी, डार्क वो होगा, और कलर्ड लाइंस दिखेंगी। ये जस्ट अपोजिट है। कलर पैटर्न है, कंटिन्यूअस पैटर्न में क्या इंट्रोड्यूस कर दिए गए, ब्लैक लाइंस इंट्रोड्यूस कर दी गई। अगर ध्यान से देखो, इन दोनों स्पेक्ट्रम को मिक्स कर दो अगर, तो ये बन जाएगा। यहाँ पे अगर देखो ध्यान से, जहां पे यहाँ रेड है वहां पे क्या है, यहाँ पे ब्लैक लाइन, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे क्या है, ब्लैक, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे क्या है, ब्लैक, यहाँ पे पर्पल है, यहाँ पे क्या है, ब्लैक। अगर इसको इसके ऊपर रख दें, इस वाले ब्लैक पैटर्न को हटा दें, तो ये बन जाएगा, कंटिन्यूअस बन जाएगा। ठीक है, ये सिंपल प्लस माइनस नहीं है, ये अलग चीज है, वो भी एक्सप्लेन करेंगे जी। तो देखिए पूछ रहे हैं कि जैसे ना इलेक्ट्रॉन के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं कि वो डायरेक्ट जाए ऐसे ऐसे हाँ। जाए जैसे भी, तो हम जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक ही तरीके का पाथ फॉलो करेगा तो हम वो सारी वेवलेंथ कैसे छोड़ देगा? सारी वेवलेंथ नहीं, तो इसमें आपको अभी अभी जो ये स्पेक्ट्रम है या जो बोर का मॉडल है वो बोलेगा एमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम इस तरीके का दिखा। ये वाले स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। इसमें कलर्ड लाइंस दिखाई दी तो इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। एटम का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, डिस्क्रीट होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है, कंटिन्यूअस कभी भी नहीं होता है। फिर इनके बोर मॉडल के डिफेक्ट बताए जाएंगे आपको। क्या बताए जाएंगे, डिफेक्ट। डिफेक्ट में बताया जाएगा कि यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है ना, ये ऐसी लाइन नहीं है, इसमें भी और छोटी छोटी फाइन लाइंस भी दिखाई देंगी आपको। तो फाइन लाइंस का आंसर बोर नहीं दे पाएंगे, आगे के सेंटेंस में। अभी एक्सप्लेन करते हैं। हाँ दे दिया बता दिया उन्होंने। चलो स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन वगैरह थोड़ा लिखिए। हाँ प्लैंक थ्योरी से रिलेट करेंगे, अभी इसको रिलेट करेंगे। प्लैंक थ्योरी यही तो कह रही थी, क्वांटाइजेशन है। क्वांटाइजेशन का मतलब शेल नंबर 4 की एक एनर्जी है, फिर 3 की एक एनर्जी है, बीच में कोई एनर्जी नहीं है, बीच में कोई वैल्यू नहीं है। -13.6 पहले की है, फिर उसके बाद माइनस क्या मिला था हम लोगों को, -3.4, उसके बीच में कोई एनर्जी की वैल्यू नहीं। बोर ने यही बोला था कि स्टेयर से उतरोगे तो 1 2 3 4 एक पर्टिकुलर है ना। जैसे मान लो कोई गेम खेल रहे हो आप, कोई वीडियो गेम हम खेल रहे हो, उसमें क्या है, एक गेम से दूसरे गेम पे जाने पे किसी में 15 रुपीज कट जाते हो, किसी में 50 रुपीज कटते हो। वहां कोई बीच में बीच वाला कोई सिस्टम नहीं है। एक से दूसरे पे स्विच करेंगे तो एक फिक्स्ड अमाउंट आपका डिडक्ट हो जाएगा आपके टोटल अमाउंट में से। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि एक शेल से दूसरे पे जाएंगे, दूसरे से तीसरे। मैंने खेला नहीं है, मैं ऐसे एक अंदाजा लगा रही हूँ कि शायद ऐसा होता होगा पेड गेम्स में। जी बोलिए। एसी बंद कर दूं? स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन लिख लीजिए, लिखो भैया। अच्छा स्पेक्ट्रम के बारे में ये भी बताया गया, सबसे पहला जो पॉइंट था वो क्या था कि अगर आप हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखते हो, नाइट्रोजन का देखते हो, हीलियम का देखते हो, अलग अलग एटम्स का देखते हो, तो सबका स्पेक्ट्रम अलग अलग होगा, सिमिलरिटी नहीं होगी स्पेक्ट्रम में। जैसे अगर ह्यूमन बीइंग का आप एक का फिंगरप्रिंट लो, दूसरे का फिंगरप्रिंट लो, तीसरे का फिंगरप्रिंट लो, तो फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं ना, वैसे ही एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग होते हैं। पैटर्न में सिमिलरिटी हो सकती है लेकिन एग्जैक्ट सिमिलर कभी भी नहीं होती। एक के फिंगरप्रिंट दूसरे से कभी भी मैच नहीं करते हैं ना, मैच तो नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है ये क्या है, एटम के लिए, एलिमेंट के लिए किस तरीके से काम करेगा, फिंगरप्रिंट की तरह। फिंगरप्रिंट का मतलब क्या हो गया,
आइडेंटिफिकेशन की तरह काम करेगा। तो पहली लाइन यही लिखिए, स्पेक्ट्रम इज पैटर्न ऑफ कलर्स, स्पेक्ट्रम इज पैटर्न ऑफ कलर्स सेकेंड लाइन लिखिए, स्पेक्ट्रम इज spectrum is a pattern of increasing wavelength, वो तो पहली डेफिनेशन थी, पैटर्न ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग वेवलेंथ। ऑफ electromagnetic radiation, of electromagnetic radiation, electromagnetic radiation का हमने क्या लिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके पास है, उसको इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए या डिक्रीजिंग के वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, उसको आप क्या बोल दोगे सीधे सीधे, स्पेक्ट्रम। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ। स्पेक्ट्रम वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है पैटर्न ऑफ कलर्स, ठीक है। For each element, atomic spectrum is different। ब्रैकेट में लिख लो पर्टिकुलर, अलग अलग होगा ना, पर्टिकुलर। So element can be identified by, element can be identified by spectrum। So it is called fingerprints of element। So it is called fingerprints of element। जैसे ह्यूमन के लिए फिंगरप्रिंट, एनिमल के लिए फिंगरप्रिंट होता है, वैसे एलिमेंट के लिए क्या हो गया, ये फिंगरप्रिंट हो गया, आइडेंटिफिकेशन का काम कर रहा है, ठीक है। This spectrum, हाँ नेक्स्ट पॉइंट पे, this spectrum can be of different types, स्पेक्ट्रम कितने तरीके का हम देख सकते हैं अपने चारों तरफ, कंटिन्यूअस, दूसरा है आपका लाइन और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, एक टाइप है कंटिन्यूअस, दूसरा कौन सा है, लाइन और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, तीसरा आप बोल सकते हो एमिशन स्पेक्ट्रम,
चौथा आप बोल सकते हो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, हाँ वो तो डिपेंड करेगा। कंटिन्यूअस लिखिए, हेडिंग डालिए कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम डाल लीजिए। इसमें वो वाला केस लिख देंगे, व्हेन वी पास व्हाइट लाइट। कंटिन्यूअस में कौन सा एग्जांपल ले लें? हाँ हाँ, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। When we pass white light through a prism, we observe that this is dispersion हो जाता है ना, disperse into 7 कलर्स। ये 7 कलर्स कौन से होते हैं अपने? वाला डायग्राम बना लीजिएगा। सेवन कलर्स के पैटर्न आपको मिल जाएंगे। विबज्योर पैटर्न मिलेगा, है ना। डिस्पर्स इनटू 7 कलर्स, एंड व्हेन वी सी दिस on spectroscope, when we see this on a spectroscope, spectroscope this pattern is called continuous spectrum. This, when we see this on a spectroscope, this pattern is called continuous spectrum. It is called continuous because ऑनलाइन वाले लिख पा रहे हैं? Yes, It is called continuous because continuous क्यों बोलते हैं? Because no clear cut separation, or boundary line between two colors. ब्रैकेट में लिख लो, कलर्स आर looks like, या छोड़ दो, समझ तो आ रही है बात, इतना लिखने की क्या जरूरत, कुछ समझ भी आना चाहिए ना। कुछ बोलना है तो बोल देती हूँ मैं, ये सेंटेंस तो टूटे फूटे लिखे हुए।
नोट कर लिया आपने? सक्षम सर दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं, 5 मिनट और है, काम कर लो बस। नेक्स्ट हेडिंग डालिए डिस्क्रीट और लाइन स्पेक्ट्रम। थोड़ा सा समझ लिया, थोड़ा सा लिख तो लो। हाँ वो तो ये वो है ऑर्बिटल, पढ़ाएंगे अभी। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। सेकंड वाला टाइप हम कौन सा लिख रहे हैं? डिस्क्रीट और लाइन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम आर एटॉमिक स्पेक्ट्रम आर मतलब किसी भी एटम का जो स्पेक्ट्रम होगा वो कैसा होगा? लाइन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम आर डिस्क्रीट और लाइन स्पेक्ट्रम। In these spectrum we can see clear cut separation between colored lines। कलर्ड लाइंस के बीच में क्या होता है? सेपरेशन होता है अच्छा खासा, मतलब कलर मर्ज होते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे। मर्जिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैसा होता है? इसी तरीके का होता है। एटम का स्पेक्ट्रम लाइन मिलेगा या कैसा मिलेगा? डिस्क्रीट। ठीक है। नेक्स्ट डाल लीजिए एमिशन। डेफिनेशन तो लिख ले, नहीं करेंगे? एमिशन। चलिए नेक्स्ट टर्न पे। समझ तो लिया ही है ना आपने? समझाने के लिए अब एक एब्जॉर्प्शन बचा है और इसका फॉर्मूला बचा। हाँ डाल देंगे, डाल देंगे। लास्ट का थोड़ा सा हाँ जी, हाँ जी। हम जो अपने डायग्राम बनाया था इसका लाइन पे वो हमें बनाना है। हाँ वो कैसे बनाओगे आप? कलर वलर यूज करना पड़ेगा आपको। वो तो ऐसे ही लिखते थे कि हमने कैसे बनाना तो समझने के लिए रिवाइज करते समय सही रहेगा। एनसीईआरटी में बनाओ, ये मैं पीडीएफ में डालूंगी ना, इसका थोड़ा प्रॉपर नोट्स पे डाल दूंगी। नोट्स पे मैंने टूटी फूटी लैंग्वेज लिखवाई है ना, थोड़ा अच्छे से। ठीक है। सबशेल ऑर्बिटल नहीं।